जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एक पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है और आज वो सीरीज 5 है, राइट। और इसमें मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे चर्चा की जाए और कहीं ना कहीं ये चर्चा ऐसी हो कि इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो भी मैं आपके समक्ष रखूं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंसेस इज अ relic ऑफ, यानी कि अवशेष किसके हैं, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो अध्यादेश को वो जारी करते हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए वर्तमान की स्थिति अगर हम देखें, करंट सिचुएशन अगर हम देखें, तो अंडर आर्टिकल 1 to 3 हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश का आह्वान करते हैं। वैसे ही वर्तमान में आर्टिकल 213 है जिसके माध्यम से जो राज्य के हमारे राज्यपाल होते हैं वो इसका आह्वान करते हैं, राइट। तो वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं और राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो इसका आह्वान करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत हमें कब से दिखती है? देखिए, इसकी शुरुआत तो अगर हम देखें तो हमारे जो पहले वाइसरॉय थे, लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने भारत में इसकी शुरुआत 1859 से ही कर दी थी। और हम सभी जानते हैं जो पहला इंडियन काउंसिल एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट पहला कौन सा था? 1861 वाला। उसके द्वारा इसे मान्यता मिली, एफिलिएशन मिला। पर देखिए, इसमें जो राइट आंसर है कि जो अध्यादेश को आज जो राष्ट्रपति जारी करते हैं वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है आपके धारा 42 यानी कि सेक्शन 42 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 42 में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि आज का जो अध्यादेश जारी करने का एक जो प्रावधान है वो बिल्कुल मिलता है किससे? धारा 42 सेक्शन 42 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और कहीं ना कहीं लॉर्ड कैनिंग 1859 में इसको भारत में लेके आ गए थे, राइट। और मान्यता किससे मिली है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? देखिए, ऑटोक्रेसी मतलब होता है जहां पर एक एब्सोल्यूट पावर देने की बात की जाती है, गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देने की बात की जाती है, एब्सोल्यूट। तो कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर एक सेकंड गाइस, एब्सोल्यूट पावर देने की बात की जाती है, एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट मतलब एक तरह का निरंकुश शक्ति देने की बात की जाती है, निरंकुश होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये किस एक्ट से हमें दिखता है जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने भारत में जो ब्रिटिश शासन यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो भारत में शासन कर रहा था उसको निरंकुश पावर दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। इसमें जितने भी आप क्लॉजेस देखेंगे तो एक क्लॉज आपको ऐसे दिखेगा जहां पर ये बात की गई थी कि कहीं ना कहीं जो एक तरह का फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी, आप सभी जानते हैं संघीय ढांचे की इसमें बात की गई थी। पर इसमें यह कहा गया था अंत में कि जो रेजिडुअरी पावर है, रेजिडुअरी मतलब जो बची कुची जो जो पावर हैं वो किसके पास रहेंगी? वो किस पे निहित रहेंगी? वो रहेंगी वाइसरॉय पे। और वाइसरॉय का अधिकार हमें हर मुद्दे पे दिखता है, राइट। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी किस अधिनियम से सामने आया है, तो इसका जो आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेलिएंट मतलब होता है विशेष, ठीक है। तो आइए देखते हैं, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल ये सही बात है, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी। परंतु ये कभी लागू ही नहीं हुआ ये वाला नियम। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने कभी इसमें शामिल ही नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन में ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को मिलकर काम करना था। पर प्रिंसली स्टेट, जैसे कि अंग्रेजों ने उनसे पहले ही कहा था कि आपने इसमें शामिल नहीं होना है, तो इसीलिए प्रिंसली स्टेट इसमें शामिल नहीं हुए और इसीलिए ऑल इंडिया फेडरेशन वाला जो नियम दिया गया था वो कभी भी लागू नहीं हुआ, राइट। तो ये तो था, राइट। द रेजिडुअरी सब्जेक्ट वेर अलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। नहीं, ये भी मैंने अभी चर्चा करी थी कि जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं ये किस पे एलोकेटेड थे? ये थे आपके वाइसरॉय पे। वाइसरॉय को शक्ति दी गई थी और कहीं ना कहीं ये शक्ति ऐसी थी जो कहीं ना कहीं पूर्ण शक्ति थी, निरंकुश शक्ति प्रदान करता था ये, ठीक है। अब ये आंसर तुम्हारा मिल ही चुका है, फिर भी आगे देखते हैं। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 1919 में मैंने आपको बताया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 था उसने कहीं ना कहीं डायरेक्ची दिया था प्रांतों में, पर डायरेक्ची एक तरह की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान नहीं करता था।
तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1935 से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, परंतु ये ऑटोनॉमी जो है 1937 में लागू की गई, परंतु 1939 में इसको हटा दिया गया था। तो इवेंचुअली अंत में हमें दिखता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी नहीं दी गई, ऑल्दो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में लिखा था। आगे देखते हैं, इट एबॉलिश डायरची एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट सेंटर। बिल्कुल सही बात है, डायरची को इसने कहीं ना कहीं प्रोविंशियल लेवल से हटा दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से डायरची प्रोविंशियल लेवल पे आ गई थी। इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया था? सेंटर पे, राइट। तो ये आंसर सही है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है दिस इज द राइट आंसर, राइट, बी। इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 19 रेजिडुअरी पावर वाज गिवन टू, ये तो अभी चर्चा हमें करी कि किसको मिली थी, वाइसरॉय को और ये गवर्नर जनरल। अगर देखिए यहाँ पर मैं वाइसरॉय बोल रहा हूँ, पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो वाइसरॉय दिया ही नहीं है, गवर्नर जनरल दिया है। तो देखिए वाइसरॉय ही एक गवर्नर जनरल था, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जब जब भी जो जैसे आईएनसी और ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उस समय वो वाइसरॉय है, और जब भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो लंदन में बैठी है और इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो ट्रांजेक्शन है, उस केस में वो गवर्नर जनरल है, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो, अगर मैं वाइसरॉय की बात करूं, जो पहले वाइसरॉय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने, तो साथ साथ में वो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। देयर वाज नो सब्सटेंशियल चेंजेस, राइट, ओनली द पोस्ट वाज चेंज। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड्स टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। ये किस एक्ट से, जो बर्मा है जो वर्तमान में आप म्यांमार जानते हैं, ये किस एक्ट से इंडिया से अलग हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, राइट। तो अंग्रेजों ने शासन के आधार पर इसको अलग कर दिया, राइट। एक बफर जोन बनाना चाहते थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जापान से खतरा था, क्योंकि जापान जो है वो एक एक्सिस ग्रुप का मेंबर बन चुका था। जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दो समूह के बीच लड़ाई दिख रही थी हमें, एक्सिस और एलाइट। तो एक्सिस में जापान आता है, तो जापान से खतरा था, तो इसलिए एक बफर जोन वो बनाना चाहते थे, इसीलिए उसको अलग कर दिया, बर्मा को, जिसे आज अब म्यांमार कहते हैं। और यहीं से एक देखिए, ये बात याद रखिएगा कि जो म्यांमार आज का जो नाम है वो 1989 में पड़ा, राइट। ये बात याद रखिएगा, बर्मा का जो आज नया नाम आपको दिखता है म्यांमार, वो आपको 1989 से दिखता है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1935 है। तो मुझे उम्मीद है जो भी मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ और उसमें जो चर्चाएं हो रही हैं वो आपके एग्जाम में जरूर काम आएंगी, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।